एग्जाम्पल इसमें पार्ट डी है, तो बोल रहा है बिटवीन माइनस जेड एंड जेड जो एरिया है ये जेड की दो वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, एक माइनस जेड और एक प्लस जेड। इसके दरमियान जो एरिया है वो 0.9500 है, जहां पे जो जेड है आपके पास ये पॉजिटिव है। तो ये मैंने दिखाया कि जीरो के राइट हैंड साइड पर जो पॉजिटिव जेड है वो मैंने प्लॉट किया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पर ये माइनस जेड है, दोनों में सिर्फ साइन का फर्क है, इसलिए जीरो से बराबर फासले पर है। तो ये जो एरिया आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 0.9500। ठीक है, तो अब आपने जो है ये z की वैल्यू जो है ये मालूम करनी है। तो अब क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया होगा बिटवीन 0 टू z, ये 0 से लेकर z तक यानी ये वाला जो एरिया है, और जो माइनस z से 0 तक यानी ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरियाज बराबर होंगे। समझ में आ रही बात है क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज है इनमें सिर्फ साइन का फर्क है, और क्योंकि z डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होते हैं तो सिमेट्री की वजह से 0 से लेकर z तक इस पोर्शन का एरिया और 0 से लेकर माइनस z तक इस पोर्शन का एरिया, दोनों एरियाज जो होंगे दे विल बी इक्वल। और ये कितना होगा? क्योंकि ये जो टोटल एरिया है ये आपको 0.95 दिया हुआ, तो इसका हाफ होगा, हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0.475 होगा। यानी 0 से लेकर 7 तक ये 0.475, 0 से लेकर माइनस z तक 0.475, तो ये टोटल हो गया आपके पास 0.95। ठीक है, तो हमें ये 0 से माइनस z तक ये एरिया मिल गया, ये 0.95 का हाफ है 0.475। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टेबल में मुझे माइनस जेड के लेफ्ट पर एरिया गिवन होगा, टेबल में किसी भी वैल्यू के लेफ्ट पर एरिया गिवन होगा, यानी ये जो लेफ्ट माइनस जेड के लेफ्ट पर ये जो मैंने रेड पोर्शन से एरिया किया हुआ ये मैं निकाल सकता हूँ। किस तरह? ये मैं इस तरह निकाल सकता हूँ क्योंकि मैंने 0 और माइनस जेड के दरमियान एरिया ऊपर निकाल लिया, वो 0.475 है। ठीक है ना? तो अब ये मुझे पता है जो टोटल एरिया होगा 0 के लेफ्ट पर सारे का सारा ये होगा 0.5। तो 0.5 में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं जो 0 से माइनस जेड तक है जो कि 0.475 है, तो ये कौन सा आ जाएगा? जो माइनस जेड के लेफ्ट पर है। ठीक है ना? तो इस तरह ये जो माइनस जेड के लेफ्ट पर जो रेड एरिया है वो मैंने किस तरह निकाल लिया। ये जो टोटल है 0.5 है आपके पास, इस 0.5 में से ये जो 0 और माइनस जेड के दरमियान था 0.475, इसको मैंने माइनस कर दिया, तो ये रेड पोर्शन का एरिया आ गया 0.025। तो अब मैं जो है z के टेबल में जाता हूँ और मैं 0.025 या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू सर्च करता हूँ। ये मुझे एरिया या प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.025, तो मैं z के टेबल में जाता हूँ। 0.025 जो है वो मैं उसको जो है वो सर्च करता हूँ। 0.025 उसको मैं जो है सर्च कर रहा हूँ, सर्च करता हूँ मैं 0.025 को। ये शेयर हो रहा है ना टेबल आपके सामने या नहीं हो रहा? 0.025 तो मुझे 0.025 इसमें प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है, 0.025 इसमें सर्च करता हूँ, 0.025 इसमें आ जाए 0.0080, ये 0.025, ये 0.0281 आ गया, 0.0222 आ गया, 0.025 देखिए इसमें कहाँ पे मिल रही है आपको वैल्यू 0.025, ये आपको 0.0 1.9 के सामने जो आ गया 0.025। yes, तो अब देखें आप इसके आगे z की वैल्यू आप पढ़ लें, z की वैल्यू जो है 0.025 यहाँ से है -1.9 और इसके ऊपर है 0.06 तो -1.96। तो जो है अब इसको -1.96 ये मैंने क्योंकि ये माइनस z था तो इसलिए माइनस z मैंने पढ़ लिया -1.96। तो z क्या होगा? माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि z क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ था आपको, राइट हैंड साइड पर वाली वैल्यू आपको z दी हुई है, अभी रहता कि z इज पॉजिटिव, मैंने माइनस z पढ़ लिया है तो z आपके पास हो गया 1.96। ठीक है, तो अब इसी तरह आ जाए, इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the probability that z is greater than k is equal to 0.2946। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमें ये z की वैल्यू k मालूम करनी है जिसके राइट हैंड साइड पर प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.2946। तो अब मैं k की वैल्यू निकालता हूँ। अब ये पार्ट ए है, पार्ट ए है, ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 0.2946। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ये एरिया राइट पर है या लेफ्ट पर है? ग्रेटर देन का मतलब क्या है? ये एरिया राइट पर है या लेफ्ट पर? ये राइट पर है। अच्छा, और क्योंकि ये जो एरिया है आपके पास लेस देन 0.5, अब अगर के में यहाँ पर लेता और उसके राइट पर एरिया दिखाता तो वो ग्रेटर देन 0.5 होता। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने पीछे बताया, वो डायग्राम्स बना के फिगर आउट कर सकते हैं कि ये जो
वैल्यू होगी ये जीरो के राइट पर होगी या लेफ्ट पर होगी, या दूसरी चीज एरिया जो है वो राइट पर है या लेफ्ट पर है। ग्रेटर देन है तो ये राइट पर गिवन है, ठीक है। तो अब z इज ग्रेटर देन k और उसके राइट हैंड साइड पे एरिया 0.2946 है। तो ये मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ कि ये k जो है जीरो के राइट हैंड साइड पर है, जिसको मुझे मालूम करना है, और इसके राइट हैंड साइड पर जो एरिया गिवन है, जो ब्लू पोर्शन है, मैं शो कर रहा हूँ 0.2946 है। तो मुझे ये k की वैल्यू चाहिए। अब मुझे पता है टेबल में मुझे किसी भी वैल्यू के लेफ्ट पर एरिया जो है वो गिवन है, राइट पर एरिया गिवन नहीं है। तो इस राइट वाले एरिया से जो लेफ्ट पर एरिया वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो अगर z इज लेस देन k हो, यानी जो k के लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया है, ये किसके बराबर होगा? टोटल एरिया जो है अंडर z कर वो 1 है। तो टोटल में से ये जो ब्लू पोर्शन का एरिया है, यानी जो है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन k, ये माइनस कर दूंगा तो ये जो z इज लेस देन k वाला है जो लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया, ये आ जाएगा। तो ये 1 में से ये एरिया माइनस कर दिया 0.2946, तो ये मुझे मिल गया 0.7054। ये k के लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया आ गया। अब इसको मैं टेबल से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया गिवन होता है। तो सर्च एरिया 0.7054 और क्लोजेस्ट वैल्यू इन z टेबल 0.7054। मैं z टेबल में जाके पढ़ता हूँ 0.7054, 0.7054, तो ये आ जाए 0.7054। तो इसमें देखिए 0.7019 है, 0.7054 ये मिल गया, ये आपको एरिया मिल गया 0.7054। तो इसके अगेंस्ट z की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे 0.04। ये सेकंड डेसिमल प्लेस है, ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, तो 0.5 और 0.04, तो ये 0.54 हो गई। तो ये मैंने z की जो वैल्यू है ये अपने टेबल से पढ़ ली है 0.54। तो ये मेरी k की वैल्यू आ गई। तो ये जो z की वैल्यू है ये क्योंकि k के बराबर है, तो ये मेरे जो k टेबल से मिल गया 0.54, ठीक है। इसी तरह है, अभी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है कि z इज लेस देन k, तो ये प्रोबेबिलिटी या एरिया 0.0427 है। तो फाइंड k की वैल्यू निकालें। तो अब लेस देन का मतलब ये एरिया जो होगा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया कहां पर होगा? मतलब ये जो k की वैल्यू है ये जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो सकती है और राइट हैंड साइड पर भी हो सकती है। अगर राइट हैंड साइड पर दिखाता तो ये लेफ्ट पर एरिया 0.05 से बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि एरिया 0.5 से कम है, तो इसका मतलब है कि k जो होना चाहिए मस्ट बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो। तो ये मैंने डायग्राम बना के दिखा दी इसकी कि ये जो k है जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एरिया आपको दिया हुआ है वो 0.0427 है। अब क्योंकि टेबल में हमें लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया ही गिवन होता है और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया ही दिया हुआ है, तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर वाली प्रॉब्लम में क्योंकि राइट हैंड साइड वाला एरिया गिवन था तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया में कन्वर्ट किया था, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो जस्ट हम टेबल में जाएंगे, उसमें ये एरिया 0.0427 हम सर्च करेंगे, उसके क्लोजेस्ट वैल्यू 0.0427, उसके क्लोजेस्ट वैल्यू जो है अब उसको जाके मैं पढ़ता हूँ 0.0427। तो ये मैं z के टेबल में जाता हूँ 0.0427 है, तो 0.0427 यहाँ पे कहीं मिलेगा, 0.0228 है, 0.0427, ये आ जाए ऊपर 0.0427, ये मिल गई वैल्यू। तो इसके अगेंस्ट z की वैल्यू क्या है? ये माइनस, ये प्रोबेबिलिटी एरिया मिल गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू -1.72, ठीक है ना। तो ये जो है मुझे -1.72 टेबल से ये वैल्यू मिल गई, तो मेरी रिक्वायर्ड k की वैल्यू -1.72। अच्छा, अब इसमें ये दे रहा है सी पार्ट में कि z इज ग्रेटर देन -0.93 एंड लेस देन k। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये गिवन है 0.7235। तो फिर आप k की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब ये डायग्राम मैंने बना दी है कि z इज बिटवीन -0.93 और k जीरो के राइट पर होना चाहिए, एरिया ग्रेटर देन 0.5 है। तो ये -0.93 और ये k है, इसके बीच में जो ब्लू कलर से मैंने एरिया शो किया हुआ है ये एरिया आपको गिवन है 0.7235। तो ये आप k की वैल्यू जो है मालूम करें। तो अब हम किस तरह मालूम करेंगे? तो अब जो है फाइंड एरिया टू द लेफ्ट ऑफ -0.93, -0.93 के लेफ्ट पर ये जो एरिया है इसको हम जो है z के टेबल से मालूम कर लेते हैं। ये वाला एरिया है जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, z इज लेस देन -0.93। तो इसको मैंने टेबल से जाके पढ़ लिया, आप खुद जाके पढ़ लीजिएगा। चले मैं दिखा देता हूँ -0.93। अभी z के वैल्यू -0.93, इसके लेफ्ट पर ये एरिया हमने पढ़ना है -0.93। तो -0.93, ये z की वैल्यू इसमें है -0.9, इधर आ जाए माइनस, ये आगे -0.9, ठीक है। और 3012 ये थर्ड डेसिमल प्लेस है आपके पास ये वाला, ठीक है। ये 0.03 वाला फोर्थ कॉलम, तो 1 2 3 4, तो ये वैल्यू मुझे, ये मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली कि अगर z -0.93 हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.1762। तो ये मैंने जो है टेबल से पढ़ लिए 0.1762।
ये मेरे पास आ गए 0.1762। तो ये एरिया मैंने क्यों पढ़ा है, क्योंकि अब मैं के लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल एरिया निकाल सकता हूं। यहाँ पर जो के लेफ्ट हैंड साइड पर टोटल एरिया मुझे अगर निकालना है तो ये बिटवीन वाला एरिया तो है मेरे पास, ये वाला और मुझे चाहिए था जो -0.93 के लेफ्ट पर, यानी ग्रीन वाला। तो इसलिए मैंने टेबल से -0.93 के लेफ्ट पर एरिया पढ़ लिया। तो अब आ जाए अगर z इज लेस देन k है, यानी k से छोटा है, तो ये जो सारा एरिया जिसमें ब्लू प्लस ग्रीन है, ये क्या है, ग्रीन प्लस ब्लू, ये इसका सम है। तो अगर z इज लेस देन k है तो ये किसके बराबर है कि z इज लेस देन -0.93, ये आपके पास ग्रीन एरिया है, और दूसरा है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज बिटवीन -0.93 एंड k, यानी ये ब्लू एरिया है। तो ये ब्लू प्लस ग्रीन से वो टोटल एरिया आ जाएगा जो k के लेफ्ट पर है। तो ये मेरे पास आ गया 0.8997। तो अब मुझे k के लेफ्ट पर टोटल एरिया मिल गया, तो अब मैं टेबल से k पढ़ सकता हूँ। तो अब आप टेबल में जाएं, सर्च एरिया 0.8997 और क्लोजेस्ट वैल्यू, और उसको आप z टेबल से पढ़ लें 0.8997। तो अब मैं टेबल में जाके इस वैल्यू को पढ़ लेता हूँ 0.8997, 0.8997। अब ये मुझे एरिया पता है 0.8997, ये इसमें z की वैल्यू पढ़नी है 0.8997, ये 0.8907 है, 0.8944, ये आ गया 0.897, 0.8997। तो इसके अगेंस्ट z की वैल्यू 1.28, ठीक है ना। तो ये मैंने टेबल से जो है ये वैल्यू पढ़ ली है 1.28। तो ये मुझे k की वैल्यू मिल गई, रिक्वायर्ड k की वैल्यू जिसके लेफ्ट पर टोटल एरिया था 0.8997। तो ये आप ये एग्जांपल ये समझ रहे हैं, इसमें हम प्रोबेबिलिटी गिवन है और हम k की वैल्यू जो है मालूम कर रहे हैं। तो यहां तक अगर आपके बात क्लियर है, यानी दो चीजें आपको आनी चाहिए, एक तो z के कर्व के नीचे आपको जो है एरिया निकालना आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जो टेबल है उसमें हमेशा z के लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया गिवन है। तो आप डिफरेंट टाइप्स का जो एरिया लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन टाइप का, वो आप निकालने के काबिल होने चाहिए, वो आप निकाल सकते हैं। उसके एग्जांपल मैंने करवाई है, एक्सरसाइजेस भी करवाई है। ये तो पहली टाइप की प्रॉब्लम है कि अगर z की वैल्यू गिवन है तो आप प्रोबेबिलिटी निकालें। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी या एरिया गिवन है तो आप z की वैल्यू निकालें, यानी उसकी जो रिवर्स प्रॉब्लम है। तो उसकी भी मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई है और एक्सरसाइजेस करवाई है। तो ये समझ गए आप, ये एग्जांपल या एक्सरसाइजेस, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर है? जी जी जी। अच्छा, यस अब आ सर। जाए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर z डिस्ट्रीब्यूशन में जो है अभी तक यहाँ तक आपने अभी टेबल पढ़ना सीखा है। अब आ जाइए, अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्फिनिट, डिफरेंट म्यू और डिफरेंट सिग्मा के लिए। म्यू और सिग्मा की वैल्यू आप चेंज करते जाएं तो आपको जो है डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हासिल होंगी। लेकिन हमारे पास जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने स्टैंडर्ड बना लिया, वो कौन सी है? जिसका मीन म्यू 0 हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 हो। क्योंकि इन नंबर्स के साथ काम करना आसान है तो उसको हमने स्टैंडर्ड बना दिया, जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसको कैपिटल Z से हम शो करते हैं। तो अब अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें तो इस अमल को हम कहते हैं, हम उसे स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको करेंसी के एग्जांपल दी कि हमने जो स्टैंडर्ड बनाया करेंसी में वो डॉलर है। तो अब अगर कोई भी दूसरी करेंसी है, उसको अगर मैं डॉलर वैल्यू में चेंज कर रहा हूं तो मैं उसको स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं। तो बिल्कुल इसी तरह कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जिसको मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, उसको अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करूं जिसको मैं जेड से डिनोट करता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैं उस नॉर्मल वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं या उसको मैं z वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो हाउ टू कन्वर्ट एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल? तो आप किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जब स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो इस अमल को हम स्टैंडर्डाइजिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने को स्टैंडर्डाइजिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी हाउ टू कन्वर्ट एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल एन एक्स जिसका मीन म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका वेरिएबल स्मॉल z होता है और उसका मीन 0 होता है और सिग्मा 1 होता है। तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग z वैल्यू मालूम करते हैं। तो किस तरह z वैल्यू मालूम करते हैं? ये इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्डाइजिंग है नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। किसी भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू है जिसको हम उसकी कॉरस्पॉन्डिंग z वैल्यू कहते हैं, उसको मालूम करने के लिए उस नॉर्मल वेरिएबल में से हम उसके मीन को माइनस करते हैं। तो अब क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास करें ये x हाइट है फिट में, तो ये जो ऊपर आएगा आपके पास फिट आएगा। तो अब हम इसको यूनिट को कैंसिल करने के लिए, ताकि हमें एक नंबर मिले जिसको हम हर एक के लिए यूज कर सकते हो विदाउट एनी यूनिट, तो हम जो है इसको इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ऊपर भी यूनिट फिट होगा, नीचे भी यूनिट फिट होगा, या ऊपर भी यूनिट और नीचे ऊपर और नीचे यूनिट सेम होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो रेशो हमें मिलेगी इट विल जस्ट बी ए नंबर, तो ये फिर जो है स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो आप किसी भी नॉर्मल वेरिएबल x को उस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z में कन्वर्ट करने के लिए
या उसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू मालूम करने के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं। एक्स में से उसके मीन को माइनस करके आप डिवाइड कर दें उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो उसकी जेड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक्स कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और जेड जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई हुई है, फर्स्ट करें आपके पास कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन आपको दिया हुआ है 50 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 25 सिग्मा। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूँ, यानी इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट करने के लिए या इसकी जेड वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो ये फार्मूला एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो जैसे जेड की वैल्यू मैंने दिखाई, अगर -25 है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या होगी, -25 में से मीन माइनस क्या 50 और डिवाइड कर दिया सिग्मा से 25 से, तो ये वैल्यू आ गई -3। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो इसकी आ गई है, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू आ गई -3। इसी तरह जीरो है, तो जीरो को जब आप इस फॉर्म में पुट करेंगे, 0 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 25, तो ये -2 आ गया। इसी तरह अगर ये 125 है एक्स की वैल्यू, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, यानी अगर ये पाकिस्तानी करेंसी है तो इसकी डॉलर वैल्यू क्या है, तो उसका अलग फार्मूला होता है कन्वर्जन का। इसमें फार्मूला ये, तो 125 में से माइनस क्या म्यू 50, वो आपके पास आ गया 75, उसको सिग्मा 25 से डिवाइड कर दिया 3, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई। तो अब आ जाए, अब हम एप्लीकेशंस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है उनको जब हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या है, एक्स। एक्स इज एनी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। हम तमाम डिफरेंट टाइप्स की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करते, हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है जो कि जेड है। तो कोई भी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी नॉर्मल, उसको पहले हम जेड में कन्वर्ट करेंगे और फिर उससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो कोई भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स है, अब आप इसको कन्वर्ट कर ले, कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड। तो इसको अब स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसकी जेड वैल्यू फाइंड आउट कर, स्टैंडर्डाइजिंग इट, फाइंडिंग इट जेड वैल्यू, जिसका फॉर्मूला ये है, एक्स किसी भी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप z टेबल की मदद से सॉल्व कर लें। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल करके दिखाई है, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी गिवन है, वैल्यू निकालनी है, तो आप z टेबल से वैल्यू निकाल लें। तो इस तरह ये जो इसकी एप्लीकेशन होगी हमारे पास, उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। अब जैसे मैं इसके क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ये एक्सरसाइज है जैसे 6.8 है। तो अब इसमें गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्स है, इसका मीन दिया हुआ म्यू 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ 6। तो बोला फाइंड द नॉर्मल कर्व एरिया टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 17। तो अगर x की वैल्यू 17 है, उसके राइट पर आपने नॉर्मल कर्व के अंदर जो एरिया है वो निकालना है। तो मतलब यहाँ पे ये जो नॉर्मल कर्व एरिया टू द राइट ऑफ x इज इक्वल टू 17 है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में हमने ये निकालनी है। क्या ये प्रोबेबिलिटी मालूम करें कि x इज ग्रेटर देन 17, तो x इज ग्रेटर देन 17 ये निकालें। तो अब हमारे पास x का टेबल नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z का टेबल है। तो पहले इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, z वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो फर्स्ट फाइंड z वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 17 यूजिंग दिस z वैल्यू फार्मूला। तो z वैल्यू निकालने का फार्मूला x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई 17, x की जगह 17 रखा, म्यू आपको x का दिया हुआ था ऊपर 30 और सिग्मा 6, तो 17 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6, तो ये इसकी z वैल्यू आ गई -2.17। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है कि x इज ग्रेटर देन 17, ये प्रोबेबिलिटी z की फॉर्म में इक्वल है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन -2.17। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल हैं, दोनों एरियाज इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको मैंने डायग्राम से दिखाया हुआ, जैसे ये कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन x है जिसका मीन आपके पास 30 था, ये वैल्यू थी 17, और उसके राइट हैंड साइड पर ये एरिया निकालना है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया। ये एरिया है कि फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 17। तो पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने इस x को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z में कन्वर्ट किया। तो इसका जो मीन है 30 वो किस में कन्वर्ट होगा, 0 में, और जो 17 है ऊपर ये मैंने इसकी z वैल्यू निकाल ली, z वैल्यू में कन्वर्ट कर ली, तो ये 17 किस में कन्वर्ट हो गया, -2.17। तो z डिस्ट्रीब्यूशन में ये मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि -2.17 के राइट हैंड साइड पर ये एरिया कितना है, ये ग्रीन एरिया, ये दोनों एरियाज बराबर होंगे, ये ब्लू एरिया और ये ग्रीन एरिया दे आर इक्वल, ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अब मैं ये प्रोबेबिलिटी जो है मैं z के टेबल से निकाल लेता हूँ, ये मैंने ऊपर आपको निकालना सिखाई है। तो अब आ जाइए, अब हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि z इज ग्रेटर देन -2.17। अब मुझे पता है z के टेबल में जो मुझे एरिया गिवन होता है वो z की किसी भी वैल्यू के लेफ्ट पर एरिया गिवन होता है, ये वाला। अब यहाँ पे ये राइट पर एरिया गिवन है ग्रीन, तो अब ये लेफ्ट वाला एरिया निकालने के लिए टोटल एरिया जो 1 है, तो 1 में से ये ग्रीन वाला एरिया माइनस कर दें, ठीक है। तो ये जो आपके पास ग्रीन वाला एरिया है, ये अगर आप माइनस अगर ये x इज ग्रेटर देन 17 आपने निकालना है, तो ये जो -2.17 के लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो एरिया है,
इसको माइनस कर देंगे तो ये ग्रीन एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर है आपके पास, ये टोटल एरिया 1 है, इसमें ये जो एरिया विच इज टू द लेफ्ट ऑफ -2.17, इसको माइनस कर देंगे तो ये ग्रीन एरिया आ जाएगा। अब ये एरिया मैं टेबल से पढ़ लेता हूँ। तो फ्रॉम जेड टेबल ये एरिया में पढ़ता हूँ कि z इज लेस देन -2.17, z इज लेस देन -2.17। तो उसको मैं टेबल से जाके पढ़ता हूँ। z की वैल्यू -2.17 है, तो z के टेबल में आया। अब ये z के कॉलम में -2.1, ये आ गया -2.1, और सेकंड डेसिमल प्लेस से 7, तो ऊपर की रो में सेकंड डेसिमल प्लेस में लेता हूँ 7, तो ये हो गया -2.17। तो इस कॉलम में आए, इस रो में आए, इसके अगेंस्ट से प्रोबेबिलिटी आपको मिली है 0.0150। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मैंने टेबल से पढ़ ली है 0.0150, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ ली 0.0150। तो इसको 1 में से माइनस कर दिया तो ये ग्रीन एरिया आ गया, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई कि x इज ग्रेटर देन 17, ठीक है, जो कि 0.985 या परसेंटेज में आप लिख सकते हैं 98.5% एरिया। फिर इसी तरह आपने मालूम करना फाइंड द नॉर्मल कर्व एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 23 एंड x इज इक्वल टू 41। तो अगर x बिटवीन 32 और 41 है तो ये प्रोबेबिलिटी निकालें। तो अब पहले हम ये जो x है एनी रैंडम वेरिएबल, इसको पहले हम स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल z में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसकी z वैल्यूज मालूम कर लें इस फॉर्मूले से। तो अगर x 32 है तो उसकी z वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में x की जगह 32 रखा, म्यू और सिग्मा तो फिक्स है, गिवन है, म्यू 30 है, सिग्मा 6 है, तो ये आपके पास ये आ गई z की वैल्यू 0.33। तो x 32 होगा और z में वो होगा 0.33। इस तरह x 41 रख के इसकी z वैल्यू निकाल ली 1.83। तो अब ये जो मेरे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि x इज बिटवीन 32 एंड 41, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z में ये बराबर है कि z इज बिटवीन 0.33 एंड 1.83। 32 की z वैल्यू 0.33 आई है, 41 की 1.83 है। तो ये मैंने डायग्राम से दिखा रहा हूँ कि ये जो 32, ये 30 जो है ये तो जब स्टैंडर्डाइज करेंगे तो ये z में 0 में कन्वर्ट होगा। 32 की z वैल्यू है ये निकाली 0.33, 41 की z वैल्यू है 1.33। तो ये जो ब्लू एरिया है ये था x इज बिटवीन 32 एंड 41, और ये जो ग्रीन एरिया ये है z इज बिटवीन 0.33 एंड 1.83। तो ये दोनों एरियाज बराबर हैं, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ, ये कि z इज बिटवीन 0.33 एंड 1.83। अब आपको बताया कि जो बिटवीन प्रोबेबिलिटीज है किस तरह पढ़ते हैं। तो इसमें जो अपर है 1.83 के लेफ्ट पर जो सारा एरिया है उसमें से माइनस कर दें जो 0.33 के लेफ्ट पर सारा एरिया है। ये ऊपर मैंने आपको एक बताया है बिटवीन वाला, वो मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको दोबारा रिफ्रेश हो जाए। बिटवीन वाला ये था, जैसे ये निकालना था कि z इज बिटवीन -1.45 एंड 2.16। तो इसमें हमने क्या करा, जो अपर था 2.16 के लेफ्ट पर सारा एरिया रेड, इसमें इसे माइनस कर दिया, जो लोअर है -1.45 इसके लेफ्ट पर सारा एरिया ग्रीन, यानी अपर माइनस लोअर। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम जो है ये वैल्यू जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कि z जो है वो बिटवीन z इज बिटवीन 0.33 1.83। तो ये z इज लेस देन 1.83 हो, इसके लेफ्ट पर एरिया पढ़ लें टेबल से, मैं अब आपके छोड़ रहा हूँ, खुद आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये z के टेबल से 1.83 के लेफ्ट पर एरिया आ जाएगा 0.9664, और z के टेबल से z इज लेस देन 0.83 तो उसके लेफ्ट पर एरिया आ जाएगा 0.7967, माइनस कर दिया तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। अब डी पार्ट है आपके पास, तो इसमें द वैल्यू ऑफ x दैट हैज 80% ऑफ द नॉर्मल कर्व एरिया टू द लेफ्ट। तो x की वो वैल्यू मालूम करें जिसके लेफ्ट पर, लेफ्ट का मतलब है लेस देन, जो एरिया है वो 80%, ये एरिया दिया हुआ है, यानी x की कोई वैल्यू है, अननोन वैल्यू है, हमें नहीं पता, उसके लेफ्ट पर जो एरिया है ना प्रोबेबिलिटी वो 80% यानी 0.8 है। तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है और एरिया आपने निकालना है। तो ये बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपने ऊपर किए हुए। तो ये मालूम करना प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन सम अननोन वैल्यू, तो वो एरिया 0.8 है। अब हम जो है इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से करते हैं। तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल में ले लेते हैं z की कोई अननोन वैल्यू है स्मॉल z, उसके लेफ्ट पर एरिया दिया हुआ 0.8। तो ये फिर हम z पढ़ते हैं टेबल से। तो फ्रॉम z टेबल, z के टेबल में जाएं, अब सर्च करें एरिया 0.8 या इसके क्लोजेस्ट वैल्यू। तो z के टेबल में जाके ये मैंने एरिया सर्च किया 0.8 है इसको क्लोजेस्ट से, आप खुद कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो z की वैल्यू मुझे मिल गई है 0.84 मिल गई। तो अब मुझे z की वैल्यू मिल गई है और मुझे x की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो मेरे पास जो z वैल्यू का फार्मूला है उससे मैं निकालता हूँ। नाउ वी फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू। तो मेरे पास z वैल्यू है, ये इसकी x वैल्यू है। तो अब पहले x वैल्यू से z वैल्यू निकाली, अब z वैल्यू से x वैल्यू निकालेंगे रिवर्स। तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो यहाँ से सिग्मा को इधर लाए मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा z इज इक्वल टू x माइनस म्यू। तो यहाँ से x वैल्यू आ गई म्यू प्लस सिग्मा z, तो म्यू आपको गिवन था 30, सिग्मा गिवन था 6, और z वैल्यू आपने ये टेबल से पढ़ ली 0.84, इसको रख के हमने कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू पढ़ ली। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर एरिया 80% है वो 35.04 है।
ठीक है। इसी तरह आ जाए, ये पार्ट ई है, इसमें बोल रहा है दी टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की दो वैल्यूज हैं दैट कंटेन द मिडल 75% ऑफ द नॉर्मल कर्व एरिया। एक्स की दो वैल्यूज हैं, उनके बीच में मिडल में 75% एरिया, यानी एक्स की दो वैल्यू है, एक पॉजिटिव एक्स एक नेगेटिव एक्स, सिर्फ इनमें साइन का फर्क है, ये दिखा हुआ है एक पॉजिटिव एक्स एक नेगेटिव एक्स, और इसके बीच में ये जो एरिया है आपके पास ये कितना दिया हुआ है 75%, 0.75। तो ये एक्स की वैल्यू मालूम करें। तो अब आप ऐसा करेंगे, आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में जाएंगे तो ये z और माइनस z होगा। तो इसमें ये जो ग्रीन एरिया है ये 0.75 है। तो आप इस z की वैल्यू को आप टेबल से कैलकुलेट कर लें, फिर उस z की वैल्यू से आप कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लें। तो ये पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो अब इस तरह 6.9 है आपके पास, ये आप खुद कीजिए, ये क्वेश्चन को पढ़िएगा आप। इसमें गिवन द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल x है, x नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, उसका मीन म्यू दिया हुआ 18, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया हुआ 2.5। अब ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज मालूम करनी है, या प्रोबेबिलिटीज गिवन है तो k x की वैल्यू k निकालनी है, या प्रोबेबिलिटीज लेस देन टाइप की निकालनी है, बिटवीन टाइप की, या ग्रेटर देन टाइप की हो सकती है। सब टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये जो x है आप इसको स्टैंडर्डाइज करें, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z में कन्वर्ट करें, इसकी z वैल्यू निकालें और फिर z के टेबल से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है ना, तो ये आप कर लीजिएगा आपके पास। अच्छा, इसी तरह ये 6.11 है। तो अब 6.11 जो है आपके पास, इसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक मशीन है, इज रेगुलेटेड सो दैट इट्स डिस्चार्ज इन एवरेज ऑफ 200 मिलीलीटर्स पर कप। ये इसका एवरेज क्या है, मीन। इफ द अमाउंट ऑफ ड्रिंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें जो रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन किया हुआ है वो अमाउंट ऑफ ड्रिंक इन मिलीलीटर्स है, जो कि बता रहा है आपको वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्स नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। तो ये इसका मीन दिया हुआ म्यू, म्यू आपको दिया हुआ 200 मिलीलीटर्स, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है इक्वल टू 15 मिलीलीटर, सिग्मा दिया हुआ 15 मिलीलीटर्स। अब आपने क्या मालूम करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप्स विल कंटेन मोर देन 224 मिलीलीटर्स। कितने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो आपने ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि x इज ग्रेटर देन 224, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो x की वैल्यू को पहले हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग z वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये फार्मूला z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x है 224, म्यू आपको दिया हुआ था 200, वो रख दिया 224 माइनस 200 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा है 15। तो ये इसकी z वैल्यू आ गई 1.6। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि x इज ग्रेटर देन 224, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 1.6। तो अब z इज ग्रेटर देन 1.6 किसके बराबर होगा, ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 1.6, क्योंकि z के टेबल में हमें लेस देन टाइप की प्रोबेबिलिटी लेफ्ट पर एरिया जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टोटल एरिया 1 में से आप ये इसका कॉम्प्लीमेंट भी समझिए, कॉम्प्लीमेंट है। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी है कि z इज लेस देन 1.6, इसको मैंने टेबल से पढ़ लिया। तो ये मेरे पास, आप खुद वेरीफाई कर लें, ये वैल्यू आ गई 0.9452, 1 में से माइनस कर दिया तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। या आप परसेंटेज में लिखते हैं 5.48% जो कप होंगे उसमें 224 मिलीलीटर से ज्यादा कॉफी होगी। फिर बी पार्ट में आपके पास ये मालूम करें कि आपके पास जो बी है कि x जो है आपके पास, what is the probability that a cup contains between 191 and 209 milliliters coffee। तो ये x की वैल्यू आपको दी हुई कि x is between 191 एंड 209। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालें। तो पहले आप इस x की वैल्यू को स्टैंडर्डाइज करेंगे, z वैल्यू में दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, 191 को 209 को। फिर आप z के टेबल से ये प्रोबेबिलिटीज निकाल देंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद कर लीजिए। सी पार्ट में है कि सी पार्ट में है कि बोला हाउ मेनी कप्स विल प्रोबेबली ओवरफ्लो, कितने कप्स ओवरफ्लो होंगे अगर आप 230 मिलीलीटर्स के कप यूज कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 1000 ड्रिंक्स। अगले 1000 ड्रिंक्स के लिए अगर आप 230 मिलीलीटर्स के कप यूज कर रहे हैं तो कितने कप्स ओवरफ्लो होंगे। तो पहले तो ओवरफ्लो विल हैपन, ओवरफ्लो कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 230 मिलीलीटर्स हो। तो पहले आप ये मालूम कर लें कि प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 230 है तो उसकी 230 मिलीलीटर से या 209 है, इसके अंदर ओवरफ्लो हो रहा है जब 230 है। तो इसको सही कर लीजिएगा, 230 है, मैंने 209 ले लिया। तो अब पहले मालूम करें कि अगर x इज ग्रेटर देन 230 है तो कितने कप है जिसमें ओवरफ्लो होगा, कितने कप है जिसमें x इज ग्रेटर देन 230 है। तो ये आपके पास 30/15, ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसकी z वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब x इज ग्रेटर देन 230 है, तो z वैल्यू में कि z इज ग्रेटर देन 2, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम किस तरह निकालेंगे, 1 माइनस दैट z इज लेस देन 2। तो z इज लेस देन 2 जो है इसको मैं टेबल से पढ़ लेता हूँ, z इज लेस देन 2। तो मैं टेबल में जाता हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ, z इज लेस देन 2।
z is less than 2, 2 का मतलब है 2.00, यानी इसमें जो सेकंड डेसिमल प्लेस है वो 0.00 है, ये 0.00, तो ये 2.00, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0.9772, तो ये हमने z के टेबल से पढ़ ली 0.9772, ये आपके पास आ गई 0.9772, 0.9772। तो फिर इसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो ये माइनस 1 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 0.9772, जैसे ये आपके पास आ गए 0.1223 आपके पास आ गए आपके पास, और ये आप फ्रैक्शन में लिख देंगे तो फ्रैक्शन में आपके पास ये हो गया 12.23%। तो आपने देख लिया कि ओवरफ्लो जो है कितने कप्स में पॉसिबल है, 12.23% कप में पॉसिबल है। तो 12.23% कप्स विल ओवरफ्लो। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कप्स 1000 है जो आप, तो उसके 12.23% आप किस तरह निकालेंगे 1000 से, ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.12223, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.1223 1000 से, तो ये आपके पास आ जाएंगे 122.3 कप्स, 122.3 कप्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब है 122.3 कप्स ओवरफ्लो करेंगे, तो आप क्योंकि नंबर ऑफ कप्स जो है वो आपके पास शुड बी ए होल नंबर, तो आप जो है इसको होल नंबर में जो है 122.3 यानी 120 कप्स तो होंगे, 0.3 का मतलब है एक और कप होगा लेकिन उसका 30% यूज होगा, तो टोटल आपके 124 कप्स यूज हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो बात समझ में आ रही कि ये किस तरह आपने किया, ये बोल रहा था कि कितने कप्स में ओवरफ्लो होगा अगर आप ऐसे कप यूज करें जो 230 मिलीलीटर्स के हो। तो ओवरफ्लो कब होगा, यानी चाय कब गिरेगी जब 230 मिलीलीटर से ज्यादा चाय लें आप या कॉफी लें। तो पहले आप ये प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें कि अगर x इज ग्रेटर देन 230 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो x इज ग्रेटर देन 230 ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इस 230 की z वैल्यू निकाली, इसको स्टैंडर्डाइज किया जो कि 2 आ गया आपके पास, और फिर ये प्रोबेबिलिटी z के टेबल से निकाल ली। z इज ग्रेटर देन 2 हम किस तरह निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास टेबल में z की लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, एरिया गिवन होता है, तो उसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 2। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है z इज लेस देन 2, इसको मैंने टेबल से पढ़ लिया 0.97727, 1 में से माइनस कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको परसेंटेज में लिख दिया, तो मतलब इतने परसेंट कब ओवरफ्लो करेंगे। तो अगर आप 1000 कब यूज कर रहे हैं तो उसके इतने परसेंट आप निकाल लें 0.12223 से मल्टीप्लाई करके, तो 122.23 कब यानी 124 कप जो ओवरफ्लो करेंगे। ठीक है, इस तरह ये इसका डी पार्ट है कि बिलो मींस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये डी पार्ट जो है आपके पास ये क्या है, इसको पढ़ लें, ये मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। इसमें मतलब बिलो व्हाट वैल्यू डू वी गेट द स्मॉलेस्ट 25% ऑफ द ड्रिंक्स। बिलो व्हाट वैल्यू, बिलो का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमें 25% जो है एरिया मिलेगा। तो ये आपको 25% ये प्रोबेबिलिटी या एरिया गिवन है, तो x इज लेस देन सम अननोन वैल्यू x, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी गिवन है 25%, तो ये x निकालें। तो आप इसको खुद करें, आप इसको स्टैंडर्डाइज z की फॉर्म में आप जो है z वैल्यू निकाल के x वैल्यू निकाल देंगे, इस तरह के ऊपर क्वेश्चन आपने किए हुए। तो ये समझ गया आप, इसकी एप्लीकेशन समझ गए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 6 जो है वो जो है खत्म हो गया। तो अब जो नेक्स्ट टाइम है, अब आपका एक चैप्टर रह गया, रिग्रेशन का चैप्टर है, चैप्टर 11। तो अब हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक बात? यस सर। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज।